आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज द रेवेन्यू। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है कॉस्ट और उसके पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, रेवेन्यू जो है उसी से कंसर्न चैप्टर होता है। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसको जब आप सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो सेल आउट करके जो पैसा आपको मिलता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, इट रिफर्स टू द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और गुड्स। ठीक है, वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू। क्लियर है कि जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको सेल करेंगे। जब आप सेल करते हैं तो सेल करके जो आपको पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को हम 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी जो आप एक सर्टेन गिवन क्वांटिटी को जब आप सेल आउट करते हैं तो उसको सेल करने पर जो आपको पैसा मिलता है दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। तो यहां पे लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द टोटल रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की एक गिवन क्वांटिटी को सेल करके जो टोटल आपको मनी रिसीव होती है दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। आफ्टर दैट जो सेकंड थिंग होती है दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, कि एक यूनिट एक इंडिविजुअल यूनिट पर आपको कितना पैसा मिला है वो कहलाता है आपका एवरेज रेवेन्यू। डिफाइन किया हुआ है इट रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, जो आपने आउटपुट सेल किया है उसकी पर यूनिट एक यूनिट पर आपको कितना पैसा मिल रहा है वो कहलाता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। जो आपको टोटल रेवेन्यू मिला है उसमें आपने कितनी क्वांटिटी सेल आउट की है अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे यू विल गेट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी विच एवर यू हैव सोल्ड आउट। ओके, तो टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। तो जो प्राइस पर यूनिट होती है प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो ही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज यूनिट प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एक और एडिशनल यूनिट बेचने से जो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहलाता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। इसको डिफाइन किया गया है एमआर इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक और यूनिट सेल करने से जो आपके टोटल रेवेन्यू में एडिशन होता है वो एडिशन जो है वो कहलाता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? मार्जिनल रेवेन्यू को आप किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1। मतलब उससे जस्ट पहले जो आपने यूनिट सेल आउट की थी, ठीक है, उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ और लेटेस्ट में जो आपने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू। दो अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट जो आपने सेल आउट किए हैं उनमें जो आपके टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है उस चेंज को आप टोटल क्वांटिटी जो आपने अलग अलग बेची है उनके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम योर मार्जिनल रेवेन्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। मतलब डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू एट 2 लेवल ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी एट 2 लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर में डिफरेंस, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप। ओके, तो रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप देख रहे हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि आपका जो पर यूनिट रेवेन्यू होता है, ठीक है, मतलब यूनिट प्राइस जो रहती है वेदर इट इज कांस्टेंट और इट इज चेंजिंग। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, वहां पर आपका जो पर यूनिट रेवेन्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में जब आगे आएगा मार्केट स्ट्रक्चर तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये है
कि जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो वहां पर जो प्राइस पर यूनिट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और जब प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा तो आपकी एवरेज प्राइस पर यूनिट सेम आएगी, और अगर एवरेज प्राइस पर यूनिट सेम आएगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पर यूनिट सेम ही रहेगा। मतलब ये कि जब आपकी यूनिट प्राइस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट MR इक्वल्स टू AR, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा एग्जैक्टली उतना ही एवरेज रेवेन्यू होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू होगा वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा। इसको अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी दिस वे। यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये आपकी प्राइस है, ठीक है, आप जितनी भी यूनिट बेचेंगे हर यूनिट की प्राइस आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट बेचते हैं तो भी इतने में बिकेगी, जब आप 2 यूनिट बेचेंगे तो आपकी टोटल जो रेवेन्यू वो बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये कि यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द कांस्टेंट रेट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हर यूनिट की जो सेल प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते चले जाएंगे आपका उतना ही रेवेन्यू जो है वो मल्टीपल होता चला जाएगा। तो यहां पे जो आपका टोटल रेवेन्यू होगा दैट विल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, और वो इंक्रीजिंग मींस अपवर्ड ट्रेंड वाला होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा अभी मैं आपको बना के बताता हूं थोड़ी देर में। इसके बाद आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन है जब प्राइस जो होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है उसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं और डिमांड अपनी जगह कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल आउट करने के लिए आपको प्राइस को डिक्रीज करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कि हर एडिशनल यूनिट अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस को क्या करते जाना पड़ेगा, डिक्रीज करते जाना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है दैट विल कंटिन्यूअसली फॉल, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपकी हर यूनिट की प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, अब अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू भी कम होगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो ये बोथ AR एंड MR फॉल्स, दोनों ही एवरेज रेवेन्यू हो चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, दोनों ही डिक्लाइन होते जाएंगे, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट को बेचने के लिए आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद है MR फॉल्स एट डबल रेट ऑफ फॉल इन AR। MR के जो फॉल होने की मतलब डिक्रीज होने की जो स्पीड होगी वो एवरेज रेवेन्यू से डबल होगी, मतलब जितना एवरेज रेवेन्यू डाउन होगा उसका डबल आपका मार्जिनल रेवेन्यू डाउन होगा। और उसके बाद इसमें एक और चीज है, MR में भी जीरो, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब यह है कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। मतलब पहले आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा तो नोबडी विल सेल, क्योंकि आपको बेचने से फायदा नहीं बल्कि आपका टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, तो आप उसको सेल करना बंद कर देंगे। इसलिए एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों को फिर से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कुछ। जब प्राइस आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब पर यूनिट प्राइस अगर कांस्टेंट है तो जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे आपको लेके बता रहा हूं। ये आपने लिखा यूनिट सोल्ड, ये प्राइस, ये टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू। यूनिट आपने एक बेची, जीरो यूनिट अगर आप सेल आउट करते हैं तो प्राइस जीरो होगी, टोटल रेवेन्यू जीरो होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा, एवरेज रेवेन्यू भी जीरो होगा। अगर आप एक यूनिट बेचते हैं और सपोज करें प्राइस आपकी ₹5 है,
तो आपका टोटल रेवेन्यू 5 रुपीज होगा, मार्जिनल रेवेन्यू 5 रुपीज होगा और एवरेज रेवेन्यू भी 5 रुपीज होगा। अगर आप 2 यूनिट बेचते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइस आपकी कांस्टेंट है, तो 2 यूनिट बेचने से आपका टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 10 हो जाएगा। तो इसमें एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो आपके टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है वो 5 से 10 हो गया है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिला आपको 5। और अब आप इस 10 को टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू भी कितना आएगा 5 आएगा। फिर अगर आप 3 यूनिट्स अलाउ करते हैं तो प्राइस 5 है, यहां पर ये 15 हो जाएगा। फिर से आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10 से बढ़ के 15 हो गया तो 5 रुपया, और 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से ये आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है और जो एवरेज रेवेन्यू है वो कांस्टेंट चलेगा। ठीक है, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा और इसके कारण आपका एवरेज रेवेन्यू भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसी वजह से जब आप 1 यूनिट बेचेंगे तो और उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है टोटल रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का है। एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और वी कैन से मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। तो इसका जो स्लोप बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, दैट विल बी फॉरवर्ड, मतलब अपवर्ड होगा ये और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लेते हैं जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, या अपन ये कहें कि प्राइस जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है बल्कि प्राइस हमारी डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो प्रैक्टिकली इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू भी जो है वो भी कम होता जाएगा। तो अपन इसको ऐसा ना बनाते हुए इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा, ये आपका एवरेज रेवेन्यू रहेगा। ये एमआर है और ये एआर है। जैसा मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है बल्कि डिक्लाइन होता रहता है तो आपका एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्लाइन होता जाएगा। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में डबल टाइम, 2 गुना कम होगा। ठीक है, और इसमें जो आपका टोटल रेवेन्यू बनेगा, टोटल रेवेन्यू का कर्व आपका इस तरीके से बनेगा कि टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बट वो कम कम होते हुए, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में इंक्रीज होगा। मतलब हर बार जो उसमें एडिशन होगा वो पिछली बार से कम होगा, इसलिए वो टर्न होता चला जाएगा और एक लिमिट पर जाकर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद फिर वो डिक्लाइन होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को और इसको दोनों को एक साथ बनाते हैं तो हमारे जो रिलेशंस हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे ये आपका जा रहा है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और हम नीचे बना रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। जहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम लेवल को टच करेगा, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 होगा। ये आपका एमआर है, ये आपका टीआर है। ठीक है, जो आपका यहां पर 0 है। अगर आप एक भी यूनिट सेल आउट नहीं करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, 0 होगा। और फिर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो रेवेन्यू होगा वो पिछली बार से कम होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज तो होगा जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब इस वाले एरिया में है, ऊपर इस लाइन के ऊपर है, तब तक आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है,
और जब मार्जिनल रेवेन्यू अपने 0 पॉइंट को टच करेगा, आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 भी हो सकता है। जब ये 0 को टच करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को, तो उस वक्त जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो अपने मैक्सिमम लेवल को टच कर चुका होगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा, जब ये नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो गया, तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डबल स्पीड वाली जो चीज है वो मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपने यूनिट बेची 0, प्राइस 0 है, टोटल रेवेन्यू 0 है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 है और एवरेज रेवेन्यू 0 है। यू सेल आउट 1 यूनिट, टोटल प्राइस आपकी है 5 रुपया, टोटल रेवेन्यू 5 रुपीज, मार्जिनल रेवेन्यू 5 रुपीज और एवरेज रेवेन्यू भी 5 रुपीज। उसके बाद आप 2 यूनिट बेचते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ यहां पे हम जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो ये है कि जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो टू सेल आउट मोर यूनिट्स यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। 1 यूनिट आप 5 रुपए में बेच पाए थे, लेकिन अगर आप 2 यूनिट बेचते हैं तो आप 5 रुपए में नहीं बेच पाएंगे। देन यूनिट प्राइस विल बिकम, सपोज कर रहे हैं 4 रुपीज हो जाती है। ओके, तो अब आपका टोटल रेवेन्यू 4 into 2 is equal to 8 हो जाएगा। जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 5 से डिक्लाइन होकर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर पिछले लेवल से अगले लेवल में जो वेरिएशन हुआ है वो 3 रुपए का हुआ है। ओके, और अब आप निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होगा यहां पे 4। ओके, अब यहां पर अगर आप चेक करते हैं तो यहां से यहां में 1 रुपए का डिक्लाइन हुआ है एवरेज रेवेन्यू में, और यहां से यहां मार्जिनल रेवेन्यू में 2 रुपए का डाउनफॉल हुआ है। अब आप 3 यूनिट अगर बेचते हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि 3 यूनिट बेचने पर आपको 3 रुपए के हिसाब से बेचना पड़ेगी। ठीक है, तो 3 3 जा 9, आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना होगा 9 रुपीज, और मार्जिनल रेवेन्यू 8 से बढ़ के 9 हुआ है, मतलब 1 रुपी होगा। ठीक है, और अब आप निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू, तो वो हमारा 3 रुपया पर यूनिट है। ओके, यहां पे फिर से देखें, एवरेज रेवेन्यू में जो डाउनफॉल हुआ है वो 1 रुपी का है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू में डाउनफॉल 2 का है। फिर आप 4th यूनिट लेते हैं, ये मान लो आप 2 रुपए में ही बेच पाते हैं, बिकॉज क्योंकि अब आप 4 यूनिट बेच रहे हैं तो इट कैन नॉट बी सोल्ड आउट मोर देन 2 रुपीज पर यूनिट। तो आपका टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 8 रुपीज होगा, 4 into 2। ओके, अब मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 9 से घट के ये -1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब आप यहां चेक करेंगे तो यहां पर आपका जो ये आ रहा है ये 2 है। यहां पे वैल्यूएशन 1 रुपी का आया, और यहां पर वैल्यूएशन +1 से आप -1 में चले गए, मतलब 2 का डिफरेंस आया। अब और आगे अगर बढ़ाते हैं, 5 यूनिट बेचना चाहते हैं तो 5 यूनिट आप 1 रुपए की पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे, तो यहां पर आपको 5 रुपीज। ठीक है, डिक्लाइन कितना हो गया आपका -3 हो गया, और अब आप यहां पे देखें तो ये 1 रुपी हो गया। ठीक है, यहां पर 1 का वेरिएशन आया और यहां पे 2 का वेरिएशन आया। ठीक है, तो यू सी कि यहां पर जो आपका वेरिएशन आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में जो गैप चल रहा है वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू में जितना डिक्लाइन आ रहा है उसका डबल जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो ये है कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है। इससे पहले मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में इस सिचुएशन में आपको जो रिलेशनशिप थी उसको एक्सप्लेन किया था कि दोनों ही फॉल होंगे, डाउनफॉल होगा दोनों में। ठीक है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होने की स्पीड होगी वो एवरेज रेवेन्यू से डबल होगी, और तीसरा ये कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा
जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव का मतलब होता है जब ये इसके एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू हर बार डिक्लाइन होता जाएगा, क्योंकि आप जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो हर बार आपकी जो सेल प्राइस है वो कम होती जाएगी, इसके कारण आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट, लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट से नहीं, जैसा कि यहां पे था, क्योंकि हर बार आपकी जो प्राइस है वो कम होती जा रही है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट। तो जो आपका टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज होगा जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। जिस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू 0 पर आ जाएगा उस वक्त टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेगा। व्हेन मार्जिनल टोटल रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी एट 0, ओके। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू विल डिक्लाइन, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो कम होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको यहां पर इंडिकेट किया है, ठीक है। और अब मैं आपको जो अगली चीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीईपी। इट रिफर्स टू लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड एट विच a firm can recover only its total cost, or where total revenue is equals to total cost, or where there is no profit, no लॉस। वो लेवल ऑफ आउटपुट जिसको सेल करने पर, ठीक है, जो प्राइस होगी उस वक्त, ठीक है, उस प्राइस पर जब आप अपने टोटल रेवेन्यू को या रेवेन्यू टोटल आउटपुट को या आउटपुट को जब आप सेल करते हैं तो सेल करने से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, कि आपका जो रेवेन्यू है जितना आपने कमाया, मतलब जितना रिसीव किया एग्जैक्टली उतना ही आपने खर्च भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने खर्चे रिकवर कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे आपकी 0 क्वांटिटी होती है और जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑफ इफ देयर इज नो सेल देयर इज नो रेवेन्यू। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट रेट, ठीक है। और जो आपकी कॉस्ट होती है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। इफ यू रिमेंबर कि हमारी कॉस्ट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है दैट कॉस्ट विच वी हैव टू इनकर इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। अगर आप कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते तो भी जो खर्चा आपको करना होता है वो कहलाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है द एक्सपेंस विच वी हैव टू इनकर ओनली व्हेन देयर इज प्रोडक्शन। इफ देयर इज नो प्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। तो सिंपल से मतलब है कि अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट भी होगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करनी ही पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर ये हमारी सपोज करें फिक्स कॉस्ट है जो किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पर आपको इतनी ही करनी पड़ेगी, मतलब दिस मच यू हैव टू इनकर इन एनी कंडीशन, ओके। अब अगर आपका टोटल रेवेन्यू होगा तो वो इसके टोटल कॉस्ट जो होगी वो इसके ऊपर से स्टार्ट होगी, बिकॉज इतना तो आपको करना ही है। और अब इसके बाद अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वेरिएबल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और उसके कारण आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और इस तरीके से ये आप बढ़ना शुरू, ठीक है। ये आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन हो जाएगी, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब यहां पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है जहां पे हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द लेवल जहां पे हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो दिस वुड बी द
ये जो भी क्वांटिटी होगी ये हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी कहलाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये कि आप जब इतनी यूनिट सेल आउट करेंगे तो आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ओके, अब बियॉन्ड दिस लेवल जब आप जाते हैं तो ये जो गैप आएगा ये आपका प्रॉफिट का होगा, और बिफोर दिस ये जो गैप होगा ये आपका लॉस का गैप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप एक भी यूनिट कम बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप जितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचते जाएंगे आपको हर यूनिट पर प्रॉफिट होते जाएगा। इस तरीके से यह कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। और अब हम आते हैं शट डाउन पॉइंट पर। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, ठीक है, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए बजाय कंटिन्यू करने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा शट डाउन पॉइंट। जब कोई कंपनी अपने वेरिएबल खर्चे, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी अपने रेवेन्यू से रिकवर ना कर पाए तो हम उसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। जिस लेवल पर, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस रिकवर नहीं हो पाते हैं, मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है कि आप अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी कवर कर पाए, तो दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। ओके, तो ये टोटल रेवेन्यू का जो चैप्टर था वो इतना ही है। चैप्टर इज ओवर।